हेलो हाय गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग जो भी सोचना चाहो भाई। राम राम इस्लाम अस्सलाम वालेकुम एनीथिंग। होपिंग you all are having a great time. I'm also having a great time with all of you guys. So अपना काम स्टार्ट करते हुए आपका प्यारा प्यारा साथ जो हमें मिल रहा है उसके साथ ही तो हम लेकर के आए हैं आज के लिए जो सीरीज हमने स्टार्ट किया उसका लेक्चर नंबर 3। चैनल का नाम सॉल्यूशन वाला, आपका अपना, चाहो तो आपका अपना, नहीं तो हम अपने हैं ही भाई, हमारे घर के इकलौते उस्ताद हम नो। चलो काम की बात करते हैं बेटा, बकवास से दूर। देखो मैं फिर रिवाइज कर एक बार याद दिला देता हूँ कि मैंने चैनल स्टार्ट किया है। हम इसमें एच सी वर्मा की सीरीज निकाल रहे हैं। इसके जस्ट बाद हम सीरीज निकालेंगे आई ई इरोडाओ की। मुझे बड़ा मजा आता है इन टॉपिक्स को सॉल्व करने में, और मैं इन टॉपिक्स को जब सॉल्व करूंगा तो थ्योरेटिकली मैं इन पे फोकस कर ही नहीं रहा हूँ, प्योर न्यूमेरिकल एनालिसिस पे डील किया जाएगा। करंटली हम जो चीज डील कर रहे हैं वो एच सी वर्मा है। एच सी वर्मा में मेरा फेवरेट टॉपिक, मेरा फेवरेट कहो ना कहो, मेरी तो पूरी फिजिक्स ही फेवरेट है। आई एंजॉय फिजिक्स टीचिंग एज वेल एज रीडिंग। तो एच सी वर्मा स्टार्ट किया है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निट एस्पिरेंट्स आ रहे हैं हमारे, निट एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने स्टार्ट किया है, जो जिनका एग्जाम होने वाला है आई थिंक मई में होगा या जून के आसपास, जो भी समथिंग होता है। करीबन 4 महीने 5 साढ़े 4 महीने का टाइम हमारे पास। उस 4 साढ़े 4 महीने में हम इस पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलो तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज द, कौन सा था भाई, लेट मी गेस, या दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। और मैं आपको बता दूं अभी तक मैंने जो करवाया है, मैंने स्टार्ट किया था कुलॉम्स लॉ पे, जो एच सी वर्मा के अंदर कुलॉम्स लॉ पे जो न्यूमेरिकल्स हमने स्टार्ट किए थे, अभी तक मैं उन्हें भी कंप्लीट नहीं कर पाया। मैंने 2 लेक्चर्स निकाल दिए। आज कोशिश करेंगे कि इसको निपटा देते हैं। नेवरदलेस काफी लंबा टॉपिक है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, बट हाँ एक बात मैं जरूर कह दूंगा, इसके बाद इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद आपको, अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं ना फिजिक्स को, कंसेप्ट्स को, तो आपको जरूरत नहीं है किसी दूसरी बुक को फॉलो करने की। दैट इज, आई थिंक मैं ये कह सकता हूं कि एवरीथिंग एनसीईआरटीज आप एक कवर कर लीजिएगा, दैट इज एवरीथिंग। तो क्लॉम्स लॉ में हमने ये पढ़ा था, बेसिक रिवीजन अगर करवाया जाए, कि दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मैंने लिखा था के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। मेरी चॉइस भाई, मैं जैसे मर्जी चाहूँ लिखूं। अब इसको मॉडिफाई करते रहते हैं जैसे जैसे हमारा आता है, कि जैसे वैक्यूम है तो हम मोस्टली एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। ज्यादा डिटेल्स में इस लेक्चर में नहीं डालना चाह रहा, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा डालना चाह रहा हूँ। तो आपको अगर देखना है तो पीछे वाले लेक्चर में जाइए, सीरीज के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी कि का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, हमें क्या क्या चीजें यहाँ कंसिडर करनी होती है। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर जो मैंने फिनिश किया था, आई थिंक 13 क्वेश्चंस पे फिनिश किया था, और 14th क्वेश्चन, लेट मी चेक व्हाट इज द 14th क्वेश्चन। या बड़ा सिंपल है, मैं सोच रहा हूं कि आप लोग ही ट्राई करें। एक 2 प्रोटॉन्स मुझे दे रखे हैं, आपको निकालना है उन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उन दोनों का रेशियो निकालना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग अपने आप से ट्राई करेंगे बेटर रहेगा। नेक्स्ट, इसमें आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। आपको एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है 15th क्वेश्चन में, कि F इज इक्वल्स टू सी ई माइनस के आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आपको सी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। मैं ट्राई करूंगा, आप अपने आप करेंगे। चलिए मैं करवा देता हूं। 15th क्वेश्चन है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैं निकलवा देता हूं आपको। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला का एक सिंपल सा रूल है। लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है
वो राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल होना चाहिए। बड़ा सिंपल है। लेफ्ट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो फोर्स, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप याद कर सकते हैं तो जरा कर लीजिए एक बार। मैं सोच रहा हूँ या करें, थोड़ा इंटरेस्ट बनाओ भाई, अपना जोश निकाल करके लेके आओ। ओवरऑल भाई आप नीट के लिए जा रहे हैं तो जोश तो होना चाहिए। यस, जोश तो बॉस। MLT-2 फोर्स के लिए। अब बात आती है राइट हैंड साइड की। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें C का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है और K का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, E होता है एक मैथमेटिकल ऑपरेटर। जो जेई के बच्चे ना वो E के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। E को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, और आपको बता दूं इस फंक्शन का पावर कुछ न कुछ लिखा होता है, और इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। इट हैज नो डायमेंशनल फॉर्मूला। मना कर देता डायमेंशनल फॉर्मूला को, मेरे पास भी मत आ जाना, आस पास भी मत दिखाई दे जाना, बहुत दूर दूर तक इसका डायमेंशनल फॉर्मूले के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये बनता है कि e⁻⁻⁻⁻, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा ये m0 l0 t0। ठीक है भाई, नेवरदलेस इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला ये बनेगा, और इसका मतलब ये है कि -kr इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। k और r दोनों को अगर मिला लो तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला null/0 जो ये है यही होना चाहिए। तो इसको तो निकाल दीजिए, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं। C का मुझे निकालना है, R है मेरे पास लेंथ, R मींस इसने साफ साफ लिखा लेंथ है, लेंथ का होता है L², L² को इधर ले आइए, L³ हो जाएगा, तो ये बनेगा भी डायमेंशनल फॉर्मूला C का। बात आई K की, देखो K के लिए R का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा L, L को इधर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी -1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा हमारे पास K का। That was one of the easiest questions you have ever seen। और 11th का भी फर्स्ट टॉपिक यही होता है आई थिंक, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। वहां से आपने इसको कवर अप किया होगा। करवाना नहीं चाह रहा था, चलो अंदर के अंदर आत्मा जाग गई भी, क्यों मासूम लोगों को परेशान किया। मासूम से बच्चे, मासूम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, let's see what is the next question। बहुत 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। मैं ये क्वेश्चन आपको करवाऊं उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा वेक्टर एनालिसिस भी रिपीट करवा दिया जाए। बगैर वेक्टर एनालिसिस किसको करना, क्वाइट हैवी टास्क। शॉर्ट में करवाऊंगा, डिटेल में नहीं जाएंगे हम। वेक्टर एनालिसिस देखो करवाना तो नहीं चाहिए, हम ऐसा मानते हैं कि अगर आप इस लेवल पे इस चीज को डील कर रहे हैं, एच वर्मा के लेवल पे डील कर रहे हैं, तो आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा भी ना हो तो काम चलाओ जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी मैं जो बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ काम चलाओ बात करूंगा, फिजिकल फील के साथ बात करेंगे। जरा देखो मैथमेटिक्स के अंदर एक स्पेशल ब्रांच आती है जिसको कहते हैं वेक्टर्स। क्वांटिटीज को दो तरह से डील किया, एक डील किया गया स्केलर में, यू ऑल नो, एक डील किया गया वेक्टर में। स्केलर्स डायरेक्शन इनके पास आते हैं और कहते हैं भैया हमें भी साथ ले लो। ये कहते हैं हमें डायरेक्शन की क्या जरूरत है भाई, हम तो अपने आप में बोश हैं, अकेले, मजेदार चीज। वेक्टर में क्या कहता है, वेक्टर में डायरेक्शन आती है और ये कहती है आ जा भाई, हमारा ना वेक्टर से, अरे हमारा आपके बिना फ्यूचर नहीं है। वेक्टर्स का डायरेक्शन के बिना कोई फ्यूचर ही नहीं है। वेक्टर डायरेक्शन के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, कपल हैं, ऐसा बोल सकते हो। वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शंस होती है, इन शॉर्ट अगर कहा जाए, जॉब से पार्ट वेक्टर्स डायरेक्शंस के साथ पहचाने जाते हैं। और जैसे ही डायरेक्शन डाली जाती है ना, जैसे ही डायरेक्शन इसके अंदर ऐड की जाती है, तो डायरेक्शन ऐड करती है ना, रिजल्ट्स अपने आप चेंज होने लग जाते हैं। नहीं समझ पाओगे, चला निकालते हैं। अपनी ना थोड़ी देर के लिए फिजिक्स को भूल जाना, जो भी बच्चे हैं ना, ये जो अभी भी पढ़ रहे हैं, आई थिंक बहुत से बच्चे होंगे, कुछ
जो बिल्कुल मतलब स्टार्ट से ही सीख रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी अभी उभर के आए हैं, उन लोगों को ध्यान में रख करके मैं चल रहा हूं। तो मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ी देर के लिए जो बच्चे पढ़ के आए ना, वो अपने दिमाग से ना कचरे को बाहर निकाल देना। बेसिक से बताऊंगा कि वेक्टर्स को अलग से क्यों ट्रीट कर रहे हैं। ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, सर वेक्टर एनालिसिस क्यों बनाया गया, वेक्टर मैथमेटिक्स क्यों बनाया गया? बनाया नहीं, बन गया भाई साहब, बनाया नहीं, अपने आप बन गया। अपने आप मतलब दबा हुआ था किसी बॉक्स के अंदर, अपने आप यूं बाहर निकल करके आ रहा है। जैसे जैसे चीजें चल रही हैं, कैसे आ रहा है देखो। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को याद मत करना, मैं फिर बता रहा हूं, मैं अपने टर्म्स में बात करूंगा। ए से चले बी तक 10 किलोमीटर, मजा आया, ठीक है। बी से चले सी तक 5 किलोमीटर। फील करो भाई टोटल कितना चले, चले कितना, बस ये बता रहा हूं मैं, टोटल कितना चले। टोटल चले 15 किलोमीटर, अच्छी बात। अगले इंस्टेंस में क्या हुआ, ए से बी पे चले, सेम 10 किलोमीटर। अब की बार मैंने सी का पॉइंट बदल दिया, सी इधर चल पड़ा 90 डिग्री के एंगल पे, 5 किलोमीटर। अब 5 लो, 6 ले लो, सॉरी 10 ही ले लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 10 ले लो, इसमें भी 10 ले लो, जैसे ही 10 लिया ये 20 किलोमीटर। टोटल कितना चले, 10 यहां चले, 10 यहां चले, टोटल अब भी 20 चले। तो फिर सर बताना क्या चाह रहे हो? कुछ बताना चाह रहा हूं भी। कोई भाई साहब आया और उसने मुझसे पूछ लिया, एक भाई साहब आए और उस भाई साहब ने मुझसे पूछ लिया, भाई साहब ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, बस ये पूछ लिया उसने मुझसे। मुझे मजबूरी में बताना पड़ा, यहाँ पे 20 किलोमीटर है और यहाँ पे, अब यहाँ पे देखने लगे ना डिस्टेंस कितना है, तो मुझे ए और सी के बीच में ना डिस्टेंस ये वाला दिखाई दिया, दिखाई नहीं दिया। डिस्प्लेसमेंट नाम का वर्ड नहीं है, कभी डिस्प्लेसमेंट नाम के वर्ड से अभी तक इसको सोच रहे हो, फिजिकली फील करो। पूछ लिया भाई बताओ ए से सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, सभी को पता होगा ना। ऐसे किया, 10 यहाँ 10 यहाँ, पाइथागोरस लगाओगे तो 10√2 किलोमीटर बनेगा। अब बताओ, अभी तक तो मैंने ना, मैं आपको बोल चुका हूं कि भूल जाओ डायरेक्शन नाम की कोई चीज थी। मैंने डायरेक्शन निकाला ही नहीं, मैंने डायरेक्शन का कंसेप्ट यूज ही नहीं किया, वेक्टर एनालिसिस यूज ही नहीं किया है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ए और सी के बीच का डिस्टेंस बता दो, बस कितना निकला, 10√2 निकला। क्यों भाई 10 ये था, 10 ये था, 20 क्यों नहीं निकला? यही डायरेक्शन का फर्क है। तो गर्लफ्रेंड्स होती है ना, तब बहुत कुछ चेंज कर देती है। नेवरदलेस मजाक नहीं कर रहा, गर्लफ्रेंड है ना, इंसान को चेंज कर देती है। डायरेक्शन भी ना कुछ क्वांटिटीज की गर्लफ्रेंड ही है। ये भाई साहब सिंगल बंदा था, मस्त जी रहा था, आ गई गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड आते ही ऐसे ऐसे कारनामे होने शुरू हुए, सब कुछ बदल गया भाई साहब का। ठीक है, कभी कभार तो जीरो भी कर देती है, जीरो इधर आ गया वापस, जीरो हो गई। तो नेवरदलेस कि हम नहीं बना रहे, नेचर के अंदर ये चीजें ना अपने आप हो रही। अगर ट्रू वर्ड्स में बात की जाए तो ये चीजें नेचर में अपने आप होती चली जा रही हैं, हम इंपॉर्टेंट नहीं डाल रहे। तो फिर इस वेक्टर एनालिसिस में ये कहा कि भाई किसी भी वेक्टर को एक तो ऐसे लिखो, जैसे वेक्टर क्वांटिटी है, एक तो इसके मैग्नीट्यूड की अलग से बात करो, डायरेक्शन की अलग से बात करो। ठीक है, वेक्टर को ऐसे लिखो और उसको उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करवाओ। ये हमें मजबूरन बनाने पड़े, फिर हमें रूल्स बनाने पड़े जब नेचर्स में ऐसे दिखाई दिए। तो फिर पूछा गया भी क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी अलग अलग तरीके से हो? तो मैं आज केवल वेक्टर में एडिशन की बात करूंगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का डिस्कशन आज मेरे पास आ नहीं रहा है। कुछ बच्चों को आ भी रहा होगा तो मैं उनसे कहूंगा कि जिनको जो वेक्टर का जो एनालिसिस आ रहा है ना, मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको स्किप कीजिए और डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक कर लीजिएगा कि क्या आने वाला है। तो वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात कर लेंगे आज, सीधी सी बात है। वेक्टर एडिशन ऐसे करते हैं, देखो जरा भाई, पहले एक वेक्टर सपोज करो इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन नोट करना बड़ी जरूरी है। दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल से, दूसरा इधर है, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ऐड किया जाएगा। ऐसे पैरेललोग्राम बनाओ, ये वाला यार रिजल्टेंट, आर की वैल्यू बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अच्छा अगली बात सुनो, अभी मैंने दो वेक्टर का रिजल्ट निकाला,
और ये आ गया, इसको कहते हैं वेक्टर एडिशन। ए और बी को ऐड किया, अब ये एक बच गया, 2 को मिलाकर के एक बना दिया, 4 को मिलाकर भी एक बना सकते हैं, 10 को मिलाकर भी एक बना सकते हैं। तो क्या 1 से 2 बना सकते हैं? 1 से 2 भी बना सकते हैं, एग्जैक्टली सेम कंपोनेंट भी बना सकते हैं, बट मैं स्पेशल कंपोनेंट बनाऊंगा। एक तो इधर बना लिया इसका, और दूसरे वाला कॉम्बिनेशन बना लिया इधर, ऐसे। चलो अलग से बनाते हैं। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है ऐसे, आई से आर, तो मैंने इसके 2 टुकड़े बना लिए, एक इधर एक इधर। क्या ऐसा कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। हम 2 वेक्टर को जोड़ करके एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक वेक्टर भी जो बना है उसको 2 अलग अलग कंपोनेंट का रिजल्ट मान सकते हो। अगर इसकी वैल्यू आर है और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये बनेगा आर कोस थीटा और ये बनेगा आर साइन थीटा। बेसिक वेक्टर से अगर और डीप में पढ़ना है तो बेटा आप किसी का भी एक बार के लिए जाकर के कोई भी वेक्टर का लेक्चर आप देख सकते हैं। मैं कब सीरीज निकालूंगा वेक्टर्स पे, आई डोंट नो, ठीक है, अभी मैं टाइम के लिए कह नहीं सकता। और अगर मैंने एंगल मान लिया ये वाला थीटा, तो भाई साहब इतना ही है कि इसको कोस में बदल दो और इसको साइन कंपोनेंट में बदल दो। ये इनकी वैल्यू जाएंगी, जैसे ये 10 है, ये 45 है, तो ये हो जाएगा 10 कोस 45, इधर वाले हिस्से की वैल्यू, ये इधर वाले हिस्से की वैल्यू। तो ये 2 रूल्स हैं जो मेरे काम करने वाले हैं। यहाँ पे एक डायरेक्शन में निकालनी होती है कि भाई ये निकला है तो ये वेक्टर निकला होगा, इसकी डायरेक्शंस में निकाली जाएगी। वो हम फिर कभी अगर जरूरत पड़ेगी मैं वहां बात करूंगा कि डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं। नेवरलेस मैं अभी इतना डीप नहीं जाना चाह रहा। सो बेसिक याद रखिएगा कि इस तरह से ऐड किया जा सकता है। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए वेक्टर रूल्स की जरूरत होती है, एंड दीज आर दोज वेक्टर रूल्स। चलिए अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने इसका डिस्कशन इतना डिस्क्रिप्शन क्यों दिया, देखिए जरा, मेरे पास 16th क्वेश्चन रखा है। 16th क्वेश्चन, और क्वेश्चन भाई साहब ये कह रहा है कि मेरे पास 3 चार्जेस हैं। वी हैव द 3 चार्जेस। ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। एक चार्ज की जो वैल्यू है, सिंगल जो चार्ज है, दैट इज 2.0 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना है ये, या -6 गुना। डन। ऐसे ऐसे 3 चार्ज है, ठीक है, रखे रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है। भाई साहब ने कहा कि 3 चार्जेज ऐसे रखे हैं, एक ट्राइंगल बना लीजिए। कैसे ट्राइंगल बनाइए? इक्विलेटरल ट्राइंगल बना ली। एक साइड 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ये लीजिए भी दे दी। देखो बोर भी हो जाओगे बेटा, मैं बता रहा हूं, अगर फीलिंग नहीं लोगे तो बोर भी हो जाओगे, और फीलिंग लोगे तो बेटा मजा पड़ाएगा पढ़ने में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये तीनों चार्जेस यहां बैठा रखे हैं, भागना चाह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, चार्जेस को ऐसे रख पाना एक साथ पॉसिबल नहीं है। 3 चार्जेस तीनों सेम है, Q1 Q2 और Q3, तीनों वैल्यू सेम है और ऐसे बैठा रखे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये दोनों मिलकर इस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये निकाल दो। जो भी आप समझना चाहो निकाल लो। ये दोनों मिलकर इस पर कितना लगा रहे हैं, ये भी निकाल सकते हो। ये दोनों मिलकर इस पर कितना लगा रहे हैं, वो भी निकाल सकते हो। एक ही बात है। डन। नेवरदलेस अगर बात करें तो कंसेप्ट याद कीजिएगा जरा। देखो, ये भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, ई वाला भी पॉजिटिव। मुझे गब्बर याद आ रहा है बेटा, कह रहा कितने आदमी ने दरकार, 2 थे, 2, ठीक है, ठीक है। ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, इधर इधर भगा रहा है, भाग जाए इधर से, इधर मान लेता हूं मैं F1 फोर्स लगाया इसने इधर। ई वाला क्या करेगा अभी अकेला? एक बार भी उसको ये अब इसको भूल जाओ कि एक बार के लिए था भी, जब मैंने ये निकाला तो सिर्फ इस वाले की बात की थी, ठीक है। ये इस पर कहां धक्का लगाएगा, ये इस पर धक्का लगाएगा इधर। आ जा इधर, राजा बाबू इधर आ जा, इधर हो गया। इस वाले को मान लिया F2। अब बात आई कि F1 कितना होगा। देखो, अब से पहले जो पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चंस थे बड़े सिंपल थे। 2 चार्जेस उनके बीच में डिस्टेंस और फोर्स निकालो, डिस्टेंस निकालो, लाइक दैट, ऑल दैट।
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ, 2 से 3 चार्ज रख दिए गए। अच्छा, इसको ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर यहाँ पे एक चार्ज रखा है, इसके आसपास बहुत सारे चार्ज रखे, तो सारे के सारे चार्जेस इंडिविजुअली फोर्स लगाएंगे, हर चार्ज इंडिविजुअली फोर्स लगाएगा, हर इंडिविजुअल फोर्स को निकालो, ऐड कर दो, और कौन सा सम करना है याद रखना, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा सम करोगे, वेक्टर सम कर दो, निकल जाएगा। तो F1 की वैल्यू निकालो जरा कितनी बनेगी। डायरेक्शन का नाम देना चाहो तो नाम दे लेना, पर मैं विदाउट डायरेक्शंस के सॉल्व कर देता हूं। मैं इसमें डायरेक्शन ऐड नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन सिर्फ डायग्राम से देखेंगे। डन। देखो, पहले फोर्स की वैल्यू बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम में है तो एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 जिसको कि मैंने Q ही मान लिया, तीनों चार्जेस इक्वल तो है, Q इंटू Q, R का स्क्वायर कर दो 5 का स्क्वायर, हो गया। सेम निकालो F2, F2 लगा रहा है ये वाला इस पे, दोनों वैल्यू सेम है, Q चार्ज ये है, Q ये है और Q ये है, वैल्यू हमारे पास Q की ई वाली है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, Q स्क्वायर ही बनेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 स्क्वायर। अच्छा, मैं इसको ना कुछ नहीं कर रहा, सोचना मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है और लिखने में मैं हूं बड़ा कंजूस, तो इसलिए मैं इसको एक बार लिखना, जस्ट एक वैल्यू मान लेता हूं, सपोज करो मैंने अल्फा मान लिया इसको, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। अब मुझे निकालना है टोटल फोर्स कितना लग रहा है। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, पढ़ा होगा आप लोगों ने, टोटल कैसे निकालते हैं, दो फोर्सेज का टोटल, सर टोटल निकालना है, जोड़ दो, अल्फा प्लस अल्फा, टोटल हो गया 2 अल्फा। सही चलेगा, गलत चलेगा, गलत चलेगा, क्यों चलेगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा होता है जब गर्लफ्रेंड साथ ना हो। गर्लफ्रेंड कौन, डायरेक्शन भाई साहब की गर्लफ्रेंड है। नहीं बेटा, जॉक्स अपार्ट, इस गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, वैसे ही बोल देता हूँ मैं, आजकल मुझे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ। नेवरलेस डायरेक्शंस है, तो जब तक डायरेक्शन है तो स्केलर की तरह ट्रीट नहीं करोगे, वेक्टर की तरह ट्रीट करो। वेक्टर कहता है, देखो वेक्टर से एडिशन करने के मैं 2 रूल्स बताता हूं आपको। अगर आपके पास केवल 2 ही वेक्टर है तो पहला तरीका तो बनता है ये कि f की वैल्यू आप ऐसे निकाल लो, कैसे कि 2 वेक्टर्स को, अगर 2 ही वेक्टर है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा स्क्वायर रूट के अंदर। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका है जो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, अलग, जैसे यहां पे तो केवल 2 वेक्टर्स आए हैं, सपोज करो यहां पर मेरे पास एक साथ 10 वेक्टर्स आ जाए ऐसे, तो इनको कैसे ऐड करोगे, इनको ऐड करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इसके लिए क्या करो, एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूं, कहीं पे मेरा क्वेश्चन में रिपीट होगा, चलो वहां बात करें, चलो यहीं पे कर लेते हैं। जैसे सपोज करो कि 3 वेक्टर्स आ गए, एक इधर, दूसरा इधर और तीसरा इधर, ठीक है। तो ऐसा करो, हमने अभी अभी बात की थी कि हम कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं, तो इनको 2 डायरेक्शंस में रिजोल्व कर लो, कोई भी 2 डायरेक्शन फिक्स कर लो आप, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन। ये सिर्फ 2D में एप्लीकेबल होगा, 3D में एप्लीकेबल करने के लिए हम इसको अलग तरीके से देखेंगे। जैसे ये वाला है, इस फोर्स के 2 टुकड़े कर दो, एक इधर और एक इधर, अब इसको भूल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, बेसिक प्रिंसिपल है। इस वाले के भी 2 टुकड़े कर लो, कलर चेंज करके करते हैं, आइए, इस वाले का एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा इधर, मतलब एक्स और वाई डायरेक्शंस में, एक्स और वाई डायरेक्शंस में आप 2 टुकड़े बना लो। जैसे इसके 2 टुकड़े ऐसे हुए, अब इसको भी भूल जाओ। तीसरे वाले के टुकड़े करने, इसको थोड़ा सा ना ऐसे ले लो, टिल्टेड ले लो, थोड़ा सा आपको समझ आएगा ज्यादा बेटर। जैसे तीसरे वाला ऐसे, तीसरे वाला, इस तीसरे वाले के भी 2 टुकड़े बना दो। कैसे, एक टुकड़ा तो बनेगा इधर और दूसरा बनेगा इधर, बन गए। वो बनेंगे कैसे, वैल्यूज आएंगी, जैसे ये इधर है तो ये वाला एंगल थीटा है, ये हो जाएगा, सपोज ये x है तो ये होगा x cos थीटा, इधर वाला होगा x sin थीटा। अभी बताया था रिजोल्यूशन, इधर थीटा है तो इधर x cos थीटा, इधर x sin थीटा, रिजोल्यूशन ऐसे होगा। अब जैसे ये वाला था, ये वाला कंपोनेंट, जैसे इधर वैल्यू थी y, ये वाला एंगल थीटा, जिधर थीटा मान लिया ना कंपोनेंट के साथ, वो वाला y cos थीटा हो गया, ये वाला y sin थीटा हो गया। सेम z वाला इधर था तो ये वाला एंगल अगर, सॉरी, थीटा 1 थीटा 2 ले लो, ये वाला एंगल अगर थीटा 3 है
तो इधर इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा z cos थीटा 3 और ये आएगा z cos sin थीटा 3 ऐसे। तो ऊपर नीचे वाला x वालों का अलग से y वालों का अलग से और फिर ऐसे लगा। तो समझ आया हो तो अच्छा है, नहीं आया हो तो जहां आएगा वहां हम बात करेंगे। बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स है और मैं आपको बता तो रहा हूं। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं फिर बताता हूं, नहीं तो ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अल्फा और अल्फा बन गया, ठीक है। देखो दो फोर्स है, ठीक है, मुझे केवल फिलहाल फोर्स निकालने से मतलब है, किस डायरेक्शन में लग रहे हैं मुझे वो वाली चीज निकालने से अभी मतलब नहीं है। डन। तो टोटल फोर्स निकालना है तो ये वाला एंगल देख लो बस कितना, मैं ये वाला तरीका लगाऊंगा। देखो ये एंगल होता है 60 डिग्री, ये एंगल भी होगा मेरे पास 60 डिग्री। F1 की वैल्यू को मैंने अल्फा माना है, F2 की वैल्यू को भी मैंने अल्फा माना है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना वो कुछ ऐसे आएगा। देखो पैरेललोग्राम बनाओ, यहां से पैरेललोग्राम लो से ऐड होंगे दोनों, पैरेललोग्राम बनाओ ऐसे। और पैरेललोग्राम बनाते समय ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर की टेल पे टेल हो हमारे लिए। ये बनी डायरेक्शन, फर्स्ट वेक्टर की सेकंड वेक्टर पे टेल हो। देखो ये इस वेक्टर की टेल है, ये इसकी टेल है, तो ये आएगा मेरा रिजल्टेंट ये वाला। मुझे ये वैल्यू निकालनी है कि कितनी आएगी, निकालते हैं जरा। देखो सीधी सी बात, अभी अगर इस वैल्यू को मैं f मान लूं तो f की वैल्यू आएगी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फर्स्ट की वैल्यू अल्फा अल्फा स्क्वायर, सेकंड की वैल्यू अल्फा अल्फा स्क्वायर, 2 टाइम्स अल्फा इंटू अल्फा cos 60। अरे बेटा cos 60 की वैल्यू कितनी होगी रे जाजा, सोचो जरा। मेरे हिसाब से cos 60 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बनेगा अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा हो गए भाई इंटू 3, और ई वाला कह रहा भाई हमारा भी हिसाब किताब कर दो। √3 तो एज इट इज, अल्फा आ गया बाहर, अल्फा की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी √3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर। ये मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया क्या? इसमें एक छोटा सा मिस्टेक है बेटा, इसको ठीक करना। 5 सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर बना लो ऐसे, तो ये बनेगा 25 इंटू 10 टू द पावर -4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू का वैल्यू, क्यू है हमारा 2, 10 टू द पावर -6, यहां था क्यू स्क्वायर। तो देखो जरा, क्यू है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 10 टू द पावर -6, इसका स्क्वायर करोगे तो -12। सारी कटिंग फटिंग ऐड करो भाई, √3 4/25 इंटू 9 -12 -3, 4 ऊपर जाएगा +4 इंटू 10। मैं यही छोड़ देता हूं, इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा, इतने न्यूटन का फोर्स यहां लगने वाला है। तो बेटा मैं कहना क्या चाहता हूं आप लोगों से कि मैं क्वेश्चंस तो सोल्व करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन सोल्व करवाने से ज्यादा इस बात पे कंसंट्रेट करना चाह रहा हूं कि आप कंसेप्ट्स को पकड़ें, आप फील को पकड़ें। ठीक है, तो फील ये है, वेक्टर्स का फील पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरी बात को याद रखना कि वेक्टर्स के बगैर आप है ना फिजिक्स को सोल्व कर नहीं पाओगे। बहुत बहुत ज्यादा लेवल पे यूज करना है आपको वेक्टर्स। या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। डायरेक्टली मैं आपकी बार से कोशिश करूंगा कि आप लोगों का टाइम थोड़ा सा कम वेस्ट करूं, क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करूं और अच्छे से समझा भी पाऊं। अब की बार क्वेश्चन बदल गए हैं। 4 equal charges each are fixed at the 4 corners of a square of side 5 centimeter। क्या बात है यार, क्या बदल बना दिया यार। बस इतना बना दिया कि मेरे पास एक स्क्वायर है इस तरह से। मुझे इससे मजा नहीं आ रहा, आई एम नॉट एंजॉयिंग दिस पेन। छी कितना गंदा। देखो ओहो, बाबू भैया ने वैल्यू फिर से वही दी है, क्यू इज इक्वल्स टू 2 इंटू
10⁻⁻⁶ और चारों की वैल्यू यही है, ऑल 4 चार्जेज, चारों के चारों भाई साहब एक जैसे हैं, ट्विन सुने थे तो क्वाड्रपल आ गए भाई, 4 एक जैसे आ गए तो क्या कर सकते हैं, बात करते हैं। ये जो स्क्वायर भाई साहब है इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर और 4 वैसे पड़े, 1 2 3 4, चारों की नेचर भी सेम, एक पॉजिटिव तो दूसरा पॉजिटिव तो तीसरा भी पॉजिटिव और चौथा भी पॉजिटिव। अब कह रहा है कि भाई देखो वैसे तो ये फिक्स रहेंगे नहीं, मैं आपको बता दूं, प्रॉपर फील लेना इस चीज की, ये 4 चार्जेस कुछ भी हो जाए ऐसे रह ही नहीं सकते जब तक इनको पकड़ के ना रखा जाए। क्यों? देखो ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये भागेगा साला इधर, ये भागेगा इधर, ये वाला इधर भागेगा, ये वाला इस पे लगाएगा, ये इसको इधर भगाएगा, ये इधर भगाएगा, ये इधर भगाएगा, सेम इस पे ये इसको इधर भगाएगा, ये इधर और ये इधर, ये बिखरते रहेंगे, दो ऊपर वाले दो नीचे वाले, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे भागेंगे। बट नेवरदलेस क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या मानना है कि हमने ना इंस्टेंटली फोटो खींच लिया, बस अभी ऐसा मान लो कि भाग नहीं रहे, कैसे भी मैंने इसको होल्ड करके रख रखा है, तो बताओ, जैसे रस्सियों से बांध दिया, ठीक है, रस्सियों से बांध दिया तो मैंने इसको होल्ड कर लिया, अब बताओ कि ये वाला जो चार्ज है, वैसे रस्सी बांधने से फर्क पड़ जाएगा क्योंकि रस्सी से टेंशन आ जाएगी, ठीक है, बट एक बार के लिए सोचो कि हम टेंशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, टेंशन को नेग्लेक्ट कर दिया, टेंशन इतनी आसानी से नेग्लेक्ट होती तो नहीं है, दिमाग में बहुत हो जाती है, पर मान लो नेग्लेक्ट कर दिया, तो यहां से क्या बनेगा, ये वाला चार्ज मैं इस वाले पे निकालता हूं, मुझे इस वाले से फील ज्यादा अच्छा है कि देखो इस वाले ने कहा चल बे तेरा इधर कोई काम नहीं, तू मेरे पास मत आ, इधर आ जा। इस वाले ने कहा तू यहां नहीं रुक सकता भाई ब्रो, इसने इस ब्रो को इधर धक्का दे दिया, ये वाला कह रहा है मुझे भी तू पसंद नहीं है, इधर आ जा, 3 फोर्स लगे, ये लगा F1 मान लो, F2 मान लो, F3 मान लो, मानना है आपकी मर्जी है, रैंडमली मान सकते। पीछे जाओ बेटा, पहले निकाल लो F1 की वैल्यू कितनी होगी। F1 देखो आपको मैं बता दूं कि बाकी सारी वैल्यूज तो इक्वल रहेंगी, हर वैल्यू में एक चेंज आएगा। ये वाला डिस्टेंस यहां से निकालना बड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो कुलाम्स लॉ सिर्फ 2 चार्जेस के बीच का फोर्स निकलवाता है, 2 चार्जेस में मैंने ये कह दिया कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भाई F3 निकल जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे पास है। F1 जो लगा रहा है वो ये वाला लगा रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस भी मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों के ये वाला डिस्टेंस थोड़ा सा परेशान करेगा, कुछ परेशान नहीं करेगा, याद करो बेटा, याद करो जनाब, ये होता है 5√2 सेंटीमीटर। कैसे? साइड के साथ √2 मल्टीप्लाई कर दो, डायगोनल की साइड निकल जाती है, जिसको नहीं आता है वो बेसिक मैथमेटिक्स एक बार देख सकता है। तो F1 की वैल्यू निकालो, F1 है फर्स्ट वाले और सेकंड वाले चार्ज के बीच में, इसको थर्ड वाला नाम दे दो, इसको फोर्थ वाला। तो F1 कह रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, तो ये रिश्तेदारी से लेकर के आए, चलेगा ही चलेगा वैक्यूम में। फर्स्ट और फोर्थ ये वाला चार्ज क्यू है, मैंने मान रखा है क्यू है, चारों इक्वल चार्जेस है क्वेश्चन में। सेकंड वाला भी क्यू है, डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो एक बार के लिए एक्स ही लिख लो यार, एक्स स्क्वायर, इसको भी एक्स लिख लेना, इसको भी एक्स कर लो, बताता हूं क्यों कर लो। F2 निकालो जरा, F2 F2 से पहले F3 निकाल लो, F3 क्यों? क्योंकि F3 आसान है, पहले F3 निकाल देता हूं। सेकंड और फोर्थ वाले के बीच है F3, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसने इस पे लगाया Q इंटू क्यू, दोनों को चार्ज सेम है तो Q स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 Q स्क्वायर, डिस्टेंस ये वाली x थी तो ये भी x ले रखी है, x स्क्वायर। अब निकालते हैं ये वाला, देखो F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेकंड और थर्ड वाले के बीच, पहले का चार्ज Q, दूसरे का चार्ज Q, Q इंटू Q बनेगा Q स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर x √2 है, x √2 का स्क्वायर करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, जो ये √2 था उसको 1/2 करके मैं एक बार यहां निकाल लेता हूं, यहां ये आ गया 1/2, डन, फैंटास्टिक।
इस वाली वैल्यू को एक बार के लिए अल्फा मान लो, इसको ये अल्फा बाई 2 हो जाएगी और कुछ नहीं। ये वाला तो अल्फा है ना, मैंने अभी माना, देखो ये वाला भी अल्फा रह जाएगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए F1 की वैल्यू आई अल्फा, F3 की वैल्यू आई अल्फा। ये अल्फा क्यों माना है, ऐसा मानना लॉजिकल नहीं है, मैं मान रहा हूं क्योंकि मुझे ना इसको ऐसा करने में आसानी आती है। तो अगर दो फोर्स थे पहले, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखो हमारे पास केवल मात्र दो फोर्स थे, केवल मात्र दो फोर्स थे डिकरा, तो वहां से हमने सीधा सीधा लगा दिया था। मैंने वहीं पे बताया था कि अगर दो से ज्यादा फोर्स हो जाए तो क्या हो जाओ, अगर दो से ज्यादा फोर्स हो जाते हैं तो आप ऐसा करो, कोई भी दो एक्सिस चूज कर लो। मैंने चूज कर ली एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ए वाली देखो, ये वाली एक्स एक्सिस और ए वाली वाई एक्सिस। आपको भी सर ऐसा क्यों, बताता हूं। सारे फोर्सेस को इन्हीं के अलोंग ले आओ। कैसे, जैसे ये वाला फोर्स है, ये तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस में है, ये वाला फोर्स ऑलरेडी वाई एक्सिस में, तो इनके साथ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बचा ये वाला भाई साहब, इसको या तो एक्स में लेके जाओ या वाई में लेके जाओ। अकेला ना एक्स में जा सकता ना वाई में, क्योंकि रिजोल्यूशन का कुछ हिस्सा इधर रखना पड़ेगा, कुछ हिस्सा इधर। ये वाला ऐसा ही कह रहा है। ऐसे होने का मतलब यही है कि कुछ हिस्सा इसका इधर है, कुछ हिस्सा इधर है। इधर वाला हिस्सा अलग निकालो, इधर वाला हिस्सा अलग निकालो। कैसे निकाले बाबू भैया, हिस्से अलग अलग करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा एंगल। और मैं आपको बता दूं, डायगोनल जो होता है ना स्क्वायर का 45 डिग्री का एंगल बनाता है। कहां से आया, कहीं से नहीं आया, दिमाग से आया, याद रखना होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज है। ये वाला 45 हो गया। अगर ये 45 हो गया तो जरा याद करो मैंने क्या कहा था, ऐसे वेक्टर है। अगर ये वाला एंगल आपने थीटा ले लिया, इसकी वैल्यू एक्स है, तो इसको एक्स कोस थीटा, इधर का हिस्सा जो बनता है, इधर का हिस्सा बनता है एक्स साइन थीटा। सेम देखो, एंगल इधर वाले के साथ है तो इसका जो हिस्सा इधर है वो होगा अल्फा बाई 2 कोस 45। इधर वाला जो होगा, इसी का हिस्सा जो बनेगा इधर, अल्फा बाई 2 साइन थीटा। थीटा मैंने माना है 45। बन गई कहानी। अगर बन गई तो बेटा इसको यहां से उड़ा दो। उड़ गया, कहां गया भाई, गया कहीं नहीं। इसके दो हिस्से हो गए, एक इधर हो गया, एक उधर हो गया। अब देखो जरा, इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना है, इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स है, एक cos 45 की वैल्यू पुट कर लेना। cos 45 की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 1/√2, तो ये बन जाएगा 2√2। ऐसा ही इसके साथ कर लो, sin 45 होता 1/√2, 1/√2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, इधर का फोर्स इधर का। अब दो फोर्स बच गए ना, ठीक है। आप कहोगे सर दो नहीं चार है, एक ही और एक ही, बना देते। देखो सेम डायरेक्शन के फोर्स है तो ऐड कर दो, सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दो। एक इधर होता एक उधर होता तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता। तो ये बन गया अल्फा प्लस अल्फा 2√2, एक फोर्स इधर का। ये दोनों मिलकर के बन गए अल्फा प्लस अल्फा बाई 2√2, बन गए ना। इन दोनों का रिजल्ट पैरेललोग्राम लॉ से निकालो। भाई देखो एक एक करते हुए चल रहे हैं, मैं चाहता तो इसको शॉर्ट में निकाल सकता था, आप लोगों के लिए लंबा चलना पड़े। तो ये बनेगा अल्फा प्लस अल्फा बाई 2√2 ए का स्क्वायर। टोटल अगर ये एफ बन रहा है तो एफ बन गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अल्फा प्लस अल्फा बाई 2√2 का स्क्वायर प्लस 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 बोलो भाई बोलो, 2 टाइम्स अल्फा प्लस अल्फा √2 ए आ गया। बी भी सेम ही है, ए और बी सेम है तो स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा। अच्छा मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अभी देखना जरा, ये फर्स्ट ये सेकंड, एंगल अब फर्स्ट और सेकंड के बीच का लेना होता है, इन दोनों के बीच। फर्स्ट कंपोनेंट ये सेकंड ये, तो इनके बीच का एंगल ये 90 लेना होता है। cos 90 बनेगा, cos 90 होगा 0, 0 होगा तो इसको उड़ा दो, उड़ा दिया। ठीक है, ये भी सेम, ये भी सेम, पापा बेटा सेम 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 सेम। तो 2 2, तो इसको तो गायब कर दो और ये बच गया सिर्फ इतना, √2 इंटू अल्फा निकल गया कॉमन, 1 प्लस
1/2√2, ठीक है 2√2। और कुछ कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं, √2 अल्फा इंटू 2, √2 एलसीएम लिया +1 डिवाइड बाई 2 √2, √2 से √2 गायब, और बस अल्फा की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है। अल्फा की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स है हमारा 5 सेंटीमीटर। वैल्यूज आप पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये आप पे छोड़ दिया मैंने। 9 इंटू 10⁻⁹ इसका स्क्वायर करोगे आ जाएगा, और सोन दिस विल बी कंटिन्यू। तो देख लो, समझ लो, नहीं समझ आए तो फ्लैशबैक में आ जाना, फिर भी नहीं समझ आए तो बेटा ये रहा मेल आईडी, बता देना सर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और ट्राई कीजिए। भाई जी झक बताना बेटा कि सर नहीं आ रहा, थोड़ा सा और ट्राई कीजिए, हम थोड़ा सा और ट्राई करके एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसका अलग मेथड से भी एक्सप्लेन करेंगे। करना चाहिए, करना चाहिए, ऑब्वियसली आप लोगों के लिए चैनल बने तो हम करेंगे। यू आर द बॉस। चल तो ऐसा करो, 2 मिनट का रेस्ट ले लो भाई, उसके बाद मैं भी पानी वानी पी लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, वी आर बैक आफ्टर द 2 मिनट्स। आपके लिए नहीं हुआ होगा क्योंकि मैंने पॉज कर दिया था, पॉज। आप कंटिन्यूअसली मजा लीजिए, जहां परेशान हो रहे हैं पॉज का बटन दबाइए, इधर उधर घूम के आइए, फ्रेश हो जाइए, और माइंड ब्लोइंग तरीके से पढ़िए। 18 और 19 का क्वेश्चन एक साथ है, तो मैं इसको एक साथ ट्रीट करूंगा, और ध्यान से सुनना बेटा। यहां से मैं आपको एक कंसेप्ट भी बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। वैसे तो 11th स्टैंडर्ड के बच्चों में आ जाना चाहिए, पर नहीं आया है तो भी चलो फिर से स्टार्ट से बताएंगे। आई हैव एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के एटम में ऐसा कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास हाइड्रोजन का एक एटम है, इसमें एक प्रोटॉन रखा है, रखा होगा, ऑब्वियसली होता है। इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन बेचारा यूं चक्कर लगा रहा है, ये लीजिए भाई साहब, इलेक्ट्रॉन भाई साहब यूं घूम रहे हैं। इसका जो रेडियस है, ये वाला जो रेडियस है, रेडियस आर से लिख रहा हूं मैं, आर से लिख रहा हूं। ये कह रहा है कि ये है 0.53 एंगस्ट्रॉम। पता नहीं कहां से डाटा कलेक्ट करके ले आया है, वर्मा साहब है, कुछ भी कर सकते हैं, डोंट नो। सो ये पूछ रहा है कि ग्राउंड स्टेट के केस में फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये तो बड़ा सिंपल है, आप निकाल लोगे। ग्राउंड स्टेट का मतलब ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है अपने नॉर्मल ऑर्बिट में, तो आपको इनके बीच का फोर्स निकालना है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। प्रोटॉन पे चार्ज होता है E, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है E के इक्वल, तो फोर्स की वैल्यू बनेगी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 18th क्वेश्चन ही मैं मार्क कर देता हूं, क्योंकि मैं 19th कब स्टार्ट कर जाऊंगा आपको पता नहीं चलेगा, दोनों एक साथ क्वेश्चन से। E इंटू ई का स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और आर मेरा एंगस्ट्रॉम में, और एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दे रखी है इसने मुझे 0.53 एंगस्ट्रॉम को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 10⁻⁻10 मीटर इंटू 10⁻⁻10, और इसका होल स्क्वायर। E की भी वैल्यू पुट कर लो यहीं पे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, E की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19, और इसका स्क्वायर। डन। एनीथिंग एल्स इज गिवन? आई थिंक नो, नो ब्रो नो, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। ठीक है, फोर्स तो निकल गया, कहाँ निकल गया? अरे बेटा निकाल तो दिया, कैलकुलेशन तो आप कर लो यार, गरीब बच्चे की जान, गरीब इंसान की जान मत लो। F इज इक्वल्स टू, चलो करते हैं थोड़ा बहुत, 9 इंटू 10⁹ 0.53 का स्क्वायर करोगे क्या? आप लोग अपने आप कर लेना, मैं सीधा लिख देता हूँ 0.53 का स्क्वायर
16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये बन जाएगा 2.56 माइनस 38। अच्छा ये -20 बनेगा तो ऊपर जाकर के +20 हो जाएगा, 10 टू द पावर -10 स्क्वायर करोगे -20 ऊपर का +20। ठीक है, ये बोला मेरे साथ ना इंसाफी क्यों, चल भाई तू भी इसी के साथ आ जा, 20 से 29 हो जाएगा पावर एंड। ठीक है, एक साथ ही लिख देते हैं, -9 बचेगा। तो इतने न्यूटन का फोर्स बन गया, फोर्स बनना इज नॉट एन इशू। ठीक है, 19th फोर्स निकल गया। 19th क्वेश्चन बेचारा ये कह रहा है 19th में ये बता दो कि इस ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है। मैं वेलोसिटी की बात नहीं करूंगा, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहां पर तो ये इधर भाग रहा है, यहां पर इधर भाग रहा है। ठीक है, तो इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, डायरेक्शन बदल गई, यहां पे इधर भाग रहा है। तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, इसलिए हम स्पीड निकाल देते हैं। बुक्स में वेलोसिटी लिख रखा है, नेवरदलेस वो भी गलत नहीं है, बेचारी वेलोसिटी पूछ लेते किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, बट वेलोसिटी अगर निकालने को पूछ लिया जाए तो आपको स्पीड भी निकालनी पड़ेगी। और अभी मैंने बताया था वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर्स बेचारे गर्लफ्रेंड से दुखी होते हैं, डायरेक्शन बतानी पड़ जाती है, पता नहीं पड़ती। चलो यहाँ आ जाओ, डन। देखो जरा स्पीड निकाल देते हैं। देखो फोर्स लग रहा है ये, क्योंकि चक्कर लगा रहा है तो इसमें एक फोर्स और भी लगेगा जिसको आप कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। स्पेलिंग गलत हो गई, आप लोग देख लेना, या आप ऐसा भी कह सकते हैं सेंट्रीफुगल फोर्स। अरे सर हमने नेचर में केवल 4 ही फोर्सेज पढ़े, 4? कौन कौन से? नेचर में 4 ही फोर्सेज होते हैं, मैं आपको बता देता हूं बेटा, 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, बाकी फोर्सेस उन्हीं से रिट्राई किए जाते हैं, आप ऐसा समझ लो, उन्हीं के बेस पे एक्सप्लेन किए जाते हैं। वेट हो जाए, फ्रिक्शन हो जाए, टेंशन हो जाए, ये सारे के सारे फोर्सेस इन्हीं के रिजल्ट से डेवलप होते हैं। तो सर ये दोनों कौन से फोर्स आ गए? एक्चुअल में ऐसा कोई फोर्स होता ही नहीं है। क्या होता है कि 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन जस्ट रिमेंबर, आप अगर याद कर सको तो, तीसरा मेरे पास होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि सबसे ज्यादा होता है। तो फिर ये कहां से आ गया बेटा? इन्हीं चारों में से कोई भी एक फोर्स, इन्हीं चारों में से कोई भी एक फोर्स, या इन एक साथ 2 या 3 भी लग रहे हो तो वो दोनों तीनों फोर्सेस मिलकर के सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करते हैं, मतलब फंडामेंटल फोर्स नहीं है। अब जैसे इस केस में केवल एक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है आप ध्यान से सुना, एक फोर्स लग रहा है, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो सेंट्रीपिटल कहां से है? क्योंकि ये चक्कर लगाने लग गया इस फोर्स की हेल्प से, तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का भी काम कर रहा है मेरे लिए। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कोई पैदा नहीं हुआ है, टोटल इनवर्ड फोर्स जो होता है, टोटल अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ कहां पे? सर्कल के सेंटर की तरफ। जैसे इस पॉइंट पे इधर लग रहा है तो ये सेंट्रीपिटल है, इधर लग रहा है तो ये सेंट्रीपिटल है, इधर लग रहा है तो ये सेंट्रीपिटल है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, टोटल इनवर्ड फोर्स। तो फिर फ्यूगल क्या होता है? फ्यूगल कुछ नहीं होता, सेंट्रीपिटल को ही फ्यूगल भी बोल देते हैं। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए, देखो जब मैं इसको बाहर से देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि इसको अंदर कोई खींच रहा है। ठीक, आप इसी इलेक्ट्रॉन पे बैठ के जब चक्कर लगाओगे, जैसे सोचो आप गाड़ी हो, जैसे सोचो कि इलेक्ट्रॉन है ना किसी गाड़ी का काम कर रहा है, कोई गाड़ी इस तरह से ऑल के अराउंड यूं यूं चक्कर लगा रही है, तो जो ये गाड़ी है ना, गाड़ी ये जो इस तरह से गाड़ी जा रही है, ये आप ऐसा सोचो कि इलेक्ट्रॉन का काम कर रही है। जब आप बाहर से देख रहे हो तो आपको लगेगा कि गाड़ी को कोई अंदर खींच रहा है, ऐसे इधर खींच रहा है। गाड़ी के अंदर जो बैठा है वो, उसके साथ क्या होगा? नहीं समझ आया, फील लेता हूं। ड्राइवर से कहो जो गाड़ी ऐसे चला रहा है, विंडो ओपन करे, और विंडो ओपन करके अब ड्राइविंग करके देखिए, ड्राइवर कहां जाके गिरेगा? बाहर जाके गिरेगा ना। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो वो ऑब्जर्वेशंस की बात है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात। आप कहां से देख रहे हैं? यहां खड़े होकर देख रहे हैं, ये घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल बोलो। इसी के साथ साथ इसी में बैठा हुआ कोई इंसान देख रहा है, वो बोलेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप स्यूडो फोर्स का नाम दे सकते हैं। नेवरदलेस यहां आ जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं।
तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी का सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या लेना देना, सेंट्रीपिटल फोर्स का वेलोसिटी से ये लेना देना mv²/r होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। अब सोचो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही फोर्स मेरा काम कर रहा है किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है मेरा ये, और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं ये। तो F की वैल्यू जरा मेरे पास देखो कितनी बनी, देखना जरा, अभी मैं यहां से ले लेता हूं या यहीं से ले लो। F इज इक्वल्स टू, मैं यहां से ले रहा हूं, सोल्व करना थोड़ा सा आसान रहेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 दोनों ही E के इक्वल है, E² डिवाइड बाई R² इज इक्वल्स टू mv² डिवाइड बाई R। ऑब्वियस सी बात है भाई, बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो एक R से एक R कैंसिल कर दो, m को इधर ले आना, v की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट में डाल दो। सो v की वैल्यू निकलेगी √9 इंटू 10⁹9। e की वैल्यू अभी अभी हमने सॉल्व की थी, 2.56 e स्क्वायर हो गया ना। e की वैल्यू वैसी ही होती है, ये वाली स्क्वायर कर दिया, 10⁻⁻9 का स्क्वायर करोगे, -19 का स्क्वायर करोगे तो -38। r बाबू भैया एंगस्ट्रॉम में था 0.53 इंटू 10⁻⁻10 ई आ जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू। सॉल्यूशन मैंने कर दिया, मैथमेटिकल सॉल्यूशन आप करोगे, और अगर आंसर गलत आ जाए तो मुझे पिंग भी कर देना भाई, क्योंकि मेरी कैलकुलेशंस में कई बार गलतियां मिलती है, मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वहां भी बहुत सी गलतियां निकल आती हैं। जस्ट पिंग मी, आई विल करेक्ट दैट इन माय नेक्स्ट लेक्चर। 18th and 19th completed. Let me come to the next questions, और यहां से शुरू होते हैं भाई कुलाम्स लॉ का कॉम्प्लिकेशंस, थोड़ा थोड़ा बढ़ता बढ़ता कॉम्प्लिकेशन, धीरे धीरे। क्या बोल रहा है भाई, कितना कॉम्प्लिकेशन, जरा देखो। 20th क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, वैसे आप खुद ट्राई करना, मैं आपको हिंट दे देता हूं या सॉल्व ही करके देता हूं। चलो हिंट काहे को देना आप लोगों को, सॉल्व ही करता हूं। 20th क्वेश्चन भाई, इसे मार्कर मुझे पसंद नहीं है पर एडजस्ट कर लो थोड़ी देर के लिए। 10 चार्ज, 10 के 10 पॉजिटिव, और मैंने ऐसे बना लिया एक लंबी सी एक्सिस, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। इस एक्सिस का ये वाला हो गया मेरे पास ओरिजिन, हर 10 सेंटीमीटर पे एक चार्ज रखा है, हर 10 सेंटीमीटर पे 20, 30, 40, 50, 60 सेंटीमीटर, 70, 80, 90, और लास्ट वाला यहाँ रखा है 100 सेंटीमीटर पे, 100 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ नहीं रखा है, यहाँ से शुरू है, यहाँ से 10 चार्ज, 10 के 10 इक्वल, 10 के 10 इक्वल है क्या, नहीं 10 के 10 इक्वल नहीं है भाई, थोड़ा सा गलती कर दी मैंने। पहले वाला जो चार्ज है उसकी वैल्यू है 1 इंटू 10⁻, कितना है यार, -8। सेकेंड वाले की है 2 इंटू 10⁻⁻8, सॉरी 8 इंटू 10⁻⁻। थर्ड वाला 3 इंटू -3 का क्यूब है तो 27। फोर्थ वाला आप समझ लीजिए भाई, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 एंड सो ऑन। इसका मतलब लास्ट वाला क्या होगा, सोचो जरा, 10 का क्यूब इंटू 10⁻⁻8, क्यूब्स में दे रखे, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, और ऐसे चलते देखते हैं, ठीक है। और ओरिजिन पे भी रख दिया एक भाई साहब, 1 कूलम का, बोल रहा है बताओ सिर्फ इस पे कितना फोर्स लग रहा है। डिटेल में नहीं निकालेंगे, इतना चिप नहीं लेके जाऊंगा। देखो ये वाला फोर्स लगाएगा इधर, ये वाला लगाएगा इधर, ये वाला भी इधर रिपेल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, सारे के सारे फोर्सेस इधर लगेंगे, इधर लगेंगे तो टोटल फोर्स बनेगा F इज इक्वल्स टू 10 फोर्स लगेंगे ना, 11 चार्ज है, ये तो खुद पे लगाएगा नहीं, 10 के 10 इस पे फोर्स लगाएंगे सेम डायरेक्शंस में। देखो मैं वेक्टर सम कर रहा हूं, आपको बता दूं
सेम डायरेक्शन में, इसलिए मुझे ना वो रिजोल्यूशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा हो गया। तो F10 तक, ठीक है, मानते हैं भैया आपकी बात को, अच्छी बात है, मान लिया। लगाओ जरा, F इज इक्वल्स टू टोटल फोर्स इन दोनों के बीच। चलो पहले फॉर्मूला लिखता हूं मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लिया Q, Q1 Q2 और ऐसे Q1 डिवाइड बाई R स्क्वायर, कॉमन लिख रहा हूं R1 का स्क्वायर, ये वाला R1, ये वाला R2, ऐसे फर्स्ट और थर्ड के बीच में R3, इसके और इसके बीच में R4, तो ऐसे चलता चलेगा। 1/4 पाई, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना बार बार लिखना पड़ रहा है इस क्वेश्चन में, तो मैं K से लिख देता हूँ, K Q2 बाई R2 स्क्वायर, और इस तरह से चलते चलते बनेगा K Q10 डिवाइड बाई R10 इसका होल स्क्वायर। बेसिकली क्या होगा, K Q सभी में से कॉमन निकाल दिया तो ये आ गया बाहर। दगाबाज रे, हो गया, ठीक है। Q1 की वैल्यू पुट करो, देखो Q की वैल्यू पुट की 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Q1 1 इंटू 10 टू द पावर -8, अच्छा इसकी भी वैल्यू पुट करो जरा, करना जरा कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, देखो मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, इसको लास्ट में पुट करूंगा मैं, और इसका स्क्वायर, ठीक है, इधर वाला 20 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, ऐसे करते करते 100 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर, और Q10 की वैल्यू, और इधर वाला Q10 10 क्यूब इंटू 10 टू द पावर -8। अच्छा सोचिए 10 टू द पावर -8 सभी में रिपीट होगा या नहीं होगा, होगा, होगा ना, तो इस भाई साहब को ऐसा करो, बाहर ही निकाल दो, ये ले भाई साहब, सभी में रिपीट होगा, सभी में दे रखा है, इसमें भी बाहर 1 का क्यूब, इधर से बचेगा 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, और इस तरह से करते करते 10। देखो वो भाई देखो, ठीक है, इतना तो हो गया। यहां से देखो K इंटू 10 टू द पावर -8 मेरा आ गया बाहर, कोनो प्रॉब्लम नहीं, ये मैंने इधर लिख लिया। यहां से बचेगा 1/10, यहां से बचेगा, देखना जरा कितना बचेगा, 8/20 इंटू 20। ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई मैं, बेसिकली सोचो यार। चलो आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं इस कैलकुलेशन, आप इस कैलकुलेशन को कीजिएगा, लास्ट में सेंटीमीटर आएगा तो सेंटीमीटर को भी चलो मैं लफड़ा खत्म करता हूँ। 10⁻⁻² का से मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻⁻², 10 टू द पावर -2 बाहर निकालोगे तो 10⁻⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। ये नीचे से अब सिर्फ ये बचेगा, 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 27/30 का स्क्वायर, 64/40 का स्क्वायर, और इस तरह से चलते चलते 10 क्यूब डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। अब जब आप इस कंप्लीट को सोल्व करोगे ना तो ये बनेगा 1। अच्छा एक काम और भी करो, देखो एक चीज और देखो, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 3 इंटू 10 का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे आप इसको ऐसे लिखोगे ना तो क्या होगा, K इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -4, ये सॉल्व, ये 10 स्क्वायर सभी में आ रहा है तो कॉमन आ गया, ये भी बाहर आ गया, अंदर बचेगा 1 प्लस 8/2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 27/3 का स्क्वायर 9। अच्छा देखते जाना जरा, 2 9 3 27, आगे वाले में बचेगा 64 डिवाइड बाई, सोचो जरा कितना बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 है, 4 बचेगा, और इस तरह से करते करते लास्ट की जो वैल्यू वो 10 बचेगी, यानी अल्टीमेटली ये बचेगा 2।
एपी बनेगी यार, अब सॉल्व कर लो यार, इससे आगे मेरा मन नहीं कर, आई एम जस्ट वेटिंग आफ्टर दैट। तो ये था 20th क्वेश्चन। आज कई लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, मैं कल सुबह वापस आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक enjoy योर टाइम बाबू, सोना बेबी जो भी स्टूडेंट्स, ओवरऑल मेरे लिए टन बेटा, छापते रहो यार, ये लो मैं यूज कर देता हूँ। लाइक करना शेयर करना वो आपकी प्रॉब्लम है, आप करो तो कर दो, नहीं तो मैं तो वैसे भी खुश हूँ।